शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ने मुझे अता की है। मैं एक ऐसा सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ जो माइंड के साथ उसका ताल्लुक़ है, थॉट्स के साथ उसका ताल्लुक़ है, कैरेक्टर के साथ उसका ताल्लुक़ है, और जिसका बहुत बड़ा मकाम है होम्योपैथी में। और अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और अक्सर लोग कहते भी हैं कि माइंड की कोई मायने नहीं है, थॉट्स की कोई मायने नहीं है, कैरेक्टर की कोई मायने नहीं है। मैं इस पे थोड़ा सा कुछ हनीमन का कि हनीमन क्या कहता है इसके बारे में और किस अफरोज़ा में वो इसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो वो मैं कुछ थोड़ी सी रोशनी उस पर डालूँगा कि माइंड का कितना बड़ा रोल है होम्योपैथी में। अगर माइंड को आप निकाल दें तो होम्योपैथी में कुछ बचता नहीं है और किसी मरीज़ को आप ठीक नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं हनीमन की कुछ बातें हैं वो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद ये माइंड का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारे पास डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, सोशल है, एंटी सोशल है, और सुसाइडल्स हैं, थाट्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ करैक्टर, इस चीज़ पे बात होगी। इस चीज़ का मैंने शुरू किया हुआ है, तो मैं कुछ टॉपिक मैंने दिए भी हैं आप लोगों को, और कुछ मैं इसमें मज़ीद बात करना चाहूँगा क्योंकि माइंड को कुछ लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर हम अफरोज़म नंबर 90 पढ़ें तो उसमें हनीमन क्या समझाता है हमें। हनीमन हमें ये समझाता है कि जब डॉक्टर अपनी जितनी भी केस टेकिंग है, जितना भी एक नोट वो बना लेता है, वो जब ख़त्म कर लेता है और वो क्या ऑब्ज़र्व करता है मरीज़ में क्या वो जज करता है, क्या उसने ये जज किया उसमें कि मरीज़ का करैक्टर क्या है, जी उसके अल्फाज हैं। और नीचे फिर बोरिक ने उस पर वजाहत की है कि वो जब लिखता है कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया मरीज़ के अंदर, तो क्या उसने देखा कि मरीज़ उदास हैं, मरीज़ झगड़े वाला है, मरीज़ जल्दबाज हैं, मरीज़ रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, जिस तरह पल्सटीला में होता है, नेट्रम्योर में होता है, जैसे आप बोलना शुरू कर देते हैं नेट्रम्योर वाला रोना शुरू कर देता है, देर से रोता है लेकिन रोना शुरू कर देता है। मतलब ये है, बेचैन है, एंजाइटी है, और कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, या आपसे बातें करते हुए हाथ मलता है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। नाउमीदी है, उम्मीद नहीं है उसको कि मैं ठीक हो जाऊंगा, गमगीन है, सैड है, और बोलने का अंदाज़ क्या है, ऊंचा बोलता है फास्फोरस की तरह या मिन 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 करता है पल्सटीला की तरह। तो ये जो मैं मेडिसिन बोल रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये उसमें नहीं लिखा हुआ, ये मेरी अपनी वजाहत है कि इस चीज़ की समझ आ जाए कि माइंड का क्या रोल है होम्योपैथी में, कि उसका अंदाज़ क्या है। ऊंचा बोलता है, जो ऊंचा बोलने वाला है, या मिन मिन करने वाला मैं इस तरह लगा होता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही होती मैं औरत बोलना क्या चाह रही है, मर्द बोलना क्या चाह रहा है, लड़का बोलना क्या चाह रहा है, बस वो उसको नॉर्मल अल्फाज में कहते हैं मिन मिन करता है। और ऊंची आवाज़ में बोलता है, कम आवाज़ में बोलता है, बोलने का अंदाज़ कैसा है उसका, चेहरे का रंग कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, आपने ज़ुबान चेक की है, उसका करैक्टर क्या है, उसका रहन सहन क्या है, क्या वो मौलवी हैं, क्या वो डॉक्टर हैं, क्या वो इंजीनियर हैं, क्या वो पायलट हैं, क्या वो एक मुलाजिम है, क्या वो नौकर है, क्या वो मज़दूर हैं, क्या वो बादशाह है, क्या वो वज़ीर है। तो ये रेंज, और क्या वो चोर हैं या वो शरीफ हैं या वो बदमाश हैं, चोर और चक्का हैं, वो अयाश हैं, शरीफ हैं, ये सारा करैक्टर आपने नोट करना है। और ये करैक्टर जब आप नोट नहीं करते और माइंड तक आप नहीं पहुंचते, तो मुझे ये बताएं कि आप मरीज़ को फिर ठीक करने का दावा कैसे करते हैं। और ये हनीमन की बात है जिसको हम सुबह दोपहर शाम सारी रात सारी रातें लगे रहते हैं, 72 घंटे भी हमने काम किया है। तो क्या जो हमारे पास मरीज़ ठीक हो रहे हैं क्या वो गलत है? मुस्तकिल उनको क्यूरेशन मिल रही है क्या वो गलत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अना होम्योपैथी से हटा दें, अपना ज़िद होम्योपैथी से हटा दें, लोगों को ग़ुलाम बनाना छोड़ दें, तो दिमाग आपका खुलेगा और आपको नज़र आएगा कि होम्योपैथी में असल क्या है। अगर आप अपनी अना लेके आएंगे
अपना ज़िद लेके आएंगे तो होम्योपैथी आप नहीं चला सकेंगे। तो लिहाजा आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी, खौफ। मैं खौफ और डिप्रेशन इनका थोड़ा सा मुकाबला करूँगा कि एंजाइटी में और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है, एंजाइटी किसको कहते हैं और डिप्रेशन किसको कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा, जो एंजाइटी होती है वो फ्यूचर के बारे में वरी होना है, और जो डिप्रेशन है वो पास्ट के बारे में सैड होना है। अपने एंजाइटी फ्यूचर के बारे में वरी होना, रेसिंग थॉट्स होना, यानी इतने ज़्यादा थॉट्स लेना और बिला वजह का सोचना, उसको बोलते हैं एंजाइटी। और डिप्रेशन किसको कहते हैं, जिसमें सैडनेस बैक पे जाता है, पीछे जाता है, गमगीन होता है, गम होता है, पुरानी परेशानी लेके बैठा होता है, उसके बारे में सोचता है। तो एंजाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी होता है और अनकंट्रोलेबल थॉट्स होते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आने वाले दिन में, आने वाले फ्यूचर में, और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। डिप्रेशन में क्या होता है, मुस्तकिल गमगीन होता है, नाउमीदी होती है, मुस्तकिल गम और मुस्तकिल नाउमीदी, यानी उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा होता, उसका बैक पे जो उसके साथ हुआ है तो वो उसको नज़र आ रहा होता है और उसमें उसी में डूबा होता है। और एंजाइटी फ्यूचर में परेशान रहता है। तो इसमें मज़ीद हम आगे जाते हैं। सेकंड, इसमें एंजाइटी में खौफ होता है। खौफ किस चीज़ का होता है, एक स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट्स का खौफ होता है, एक स्पेसिफ़िक सिचुएशन का खौफ होता है, एक स्पेसिफ़िक एक्टिविटी का खौफ होता है कि मैं एक्टिविटी करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, किधर जाऊँगा, किधर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से निकलूँगा, जाऊँगा, सड़क कैसे पार करूँगा, स्ट्रीट कैसे क्रॉस करूँगा, कोई वहाँ पे खड़ा ना हो, कोई मुझे ये ना कर दे, कोई मुझे वो ना कर दे, एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। इसको कहते हैं एंजाइटी। और डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में आपका भूख ख़त्म हो जाता है, डिप्रेशन में एपेटाइट ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। और डिप्रेशन में आपकी जो स्लीप है, स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू हो जाता है। फिर एंजाइटी में क्या होता है कि आपके फिज़िकल सिम्टम्स आ जाते हैं और रैपिडली आपके हार्ट बीट फास्ट होता है और यानी तेज़ होना शुरू हो जाता है, और उसमें आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, उसमें कपकपाहट शुरू हो जाती है, जिस्म कांपता है, बेचैन रहता है, शॉर्ट ब्रीथ होती है, इंतहाई रेस्टलेस हो जाता है। और फीलिंग उसकी एज पे होती है, एज पे फीलिंग होती है, मीन्स के बस थोड़ा सा कोई छेड़ें किसी चीज़ को और उसको बस सोचने का मौका मिले कि सारी सारी रात उस पर बैठा रहें और उस पर वो सोचता रहें। डिप्रेशन में पुराने गम की वजह से अब थॉट्स नहीं होते, पुराने गम की वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, यानी बिला वजह की नींद नहीं आती, लेकिन क्या होगा कि पीछे डिप्रेशन होगी। एंजाइटी में स्लीप जो डिस्टर्ब होती है वो सोचता रहता है, वो सोचता है कि मज़ीद ये क्या होगा, कैसे होगा, सुबह से लेके बैठा होता है। अब जिस तरह मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं सुबह रात से हम बैठते हैं, सुबह हो जाती है, और सुबह से हम बैठते हैं, शाम हो जाती है, और सोचों का इतना मज़ा आता है कि रात कैसे गुजर गई हमें पता ही नहीं चला, इतना ये रेस्टलेस होता है। और बहुत ज़्यादा यानी रिलैक्सिंग उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता है और इरिटेबल होता है, बेचैन होता है, कभी इधर कभी उधर, अजीब सी इरिटेबिलिटी होती है उसमें। और डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में वो गिल्ट फील करता है, वो कहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे ऐसा क्यों हो गया। तो ये डिप्रेशन है, और वो हेल्पलेस फील करता है अपने आप को। तो और इसमें कुछ चीज़ें और आ जाती हैं कि जो एंजाइटी होती है इसमें फेयर ऑफ वरी होता है कि, और दूसरी बात है कि इसमें ओसीडी भी मिलता है एंजाइटी में, और इसमें थॉट्स के रेसिंग होती हैं और फ्यूचर के बारे में वरी होता है बहुत ज़्यादा। और उधर क्या होता है डिप्रेशन में सैडनेस होती है, होपलेस होता है,
नाउमीदी होती है, गमगीन होता है, नेगेटिव थाट्स आते हैं। और नेगेटिव थाट्स पास्ट पे आते हैं, फ्यूचर पे नहीं आते, पास्ट पे आते हैं। तो फिर इससे हमारा नुकसान क्या होता है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? इसको कंट्रोल कुछ हार्मोन्स है वो कर रहे होते हैं, जिसमें सेरोटोनिन शामिल हैं, जिसकी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन भी है। और इसके बाद डोपामिन है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोर्टिसोल है, वो भी अच्छी मेडिसिन है। एड्रेनलिन है, गाबा है। तो मैं बात करूँगा एंजाइटी पे। एंजाइटी के होम्योपैथी में 344 मेडिसिन है। रिपर्टरी अगर आप खोलें तो उसमें 344 मेडिसिन्स मौजूद हैं। लेकिन मैं कुछ मेडिसिन्स जो बिल्कुल इसके हेड पे हैं उस पे मैं बात करूँगा, जो टोटल 9 मेडिसिन है। मैं सिर्फ 9 मेडिसिन को डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका करैक्टर में इसमें शामिल करूँगा एंजाइटी का। एंजाइटी की जो सबसे बड़ी मेडिसिन हैं उसके मैं कुछ नाम बता दूं। उसमें एकोनाइट हैं, उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम है, उसमें आर्सेनिक एल्बम है, उसमें कल्केरिया आर्स हैं, उसमें कार्सिनोसिनम है, उसमें डिजिटलस हैं, उसमें कालियार्स है, उसमें फास्फोरस है और उसमें सोराइनम है। मैं इन 9 मेडिसिन को चंद हेडिक के साथ मैं थोड़ा सा बयान करूँगा। एकोनाइट की एंजाइटी एक स्टेट होता है, एक बाकायदा तौर पर एक खाना उसका एंजाइटी के लिए मौजूद होता है, जो माइंड और बॉडी को यानी फिज़िकली और मेंटली सिम्टम्स लेके आते हैं। और जिसमें रेस्टलेस यानी बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें एंजाइटी के एक्यूट सिचुएशन यानी एक्यूट एंजाइटी भी आ जाती है, अचानक एंजाइटी भी आ जाती है। और इतनी स्वेयर अटैक होते हैं एंजाइटी के कि वो कोई उसको टच करे तो वो टच करना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी वो चाहता है कि मुझे कोई टच भी ना करे, और वो सोचता है कि मैं कोई आम नॉर्मल बंदा नहीं हूँ। ये एकोनाइट की ख़ास निशानी है। और एकोनाइट की जो एंजाइटी है वो मोस्टली सर्द मौसम में और खुश्क मौसम में इसमें इसकी एंजाइटी बढ़ती है। और इन एंजाइटी के अटैक इतने वायलेंट होते हैं कि वो एंजाइटी की वजह से बेहोश हो जाता है। ये एकोनाइट में ये लिखा हुआ है। तो यानी एकोनाइट इसकी बड़ी मेडिसिन है। और एकोनाइट में एंजाइटी आपको मौत की भी मिलेगी, मौत का खौफ भी मिलेगा, मौत की एंजाइटी भी इसमें होती है। और इसमें फ्यूचर की एंजाइटी लिखा हुआ है कि इसमें फ्यूचर का खौफ होता है, फ्यूचर की एंजाइटी होती है। और जिस तरह मैंने बता दिया कि वो वरी होता है कि मैं रोड कैसे क्रॉस करूं, वो आपको एकोनाइट में मिलेगा। और वो वरी होता है कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो गली में कोई मेरा पीछा तो नहीं करेगा, मैं निकलूँगा कोई गली के कोने में तो नहीं खड़ा होगा, तो वो आपको एकोनाइट में मिलेगी। और अगर एकोनाइट इसमें देंगे तो वो इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। और एकोनाइट वाला ये सोचता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये लगता है एक ख्वाब था, और एक ख्वाब में ये हो चुका हुआ है, और ये मेरे ड्रीम में हो चुका हुआ है। यानी अभी ये जो सिचुएशन चल रही होती है, जिस तरह मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मेरे साथ ये ख्वाब में कहीं हुआ है, पहले भी कभी हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको एकोनाइट में मिलेगी। ये भी एंजाइटी की एक निशानी है, ये बहुत बड़ी निशानी है। और अक्सर लड़के या लड़कियाँ जवान जो टीनेजर होते हैं और ये मेरे पास आते हैं और ये मुझे कहते हैं कि अक्सर हमें ऐसे फील हो रहा है कि ये माहौल, ये जो सिचुएशन, अभी ये जो महफिल है, ये मैंने कहीं पहले भी देखा हुआ है। तो उसकी एकोनाइट मेडिसिन देके आप एकोनाइट मेडिसिन देना वहाँ पे बनती भी है और देनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो इसका सेरोटोनिन और जो गापा है वो डिस्टर्ब होगा, और आपका जो डोपामिन है वो भी इसको डिस्टर्ब करेगा। और फिर जिस तरह मैंने पहले एक लेक्चर में बोला है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं तो वो ब्रेन को, हार्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, लिवर को इफ़ेक्ट करता है, किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है। यानी आपको ये बख्शता नहीं है एंजाइटी। तो इसलिए इसमें अगर हम एकोनाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छे। एकोनाइट का एक और बहुत
मेन सिम्टम है कि जब एंजाइटी स्टार्ट होती है तो यहाँ से मैदे से स्टार्ट होती है। उसका सबसे पहला सिम्टम्स मैदे से स्टार्ट होता है। वो कहते हैं मुझे एक एंजाइटी शुरू हो जाती है जिसमें डिस्कम्फर्ट रहता हूँ, हार्ट मेरा डिस्कम्फर्ट रहता है, बोझ रहता है, सीने पे बोझ रहता है, ऐसी जलन सी होती है, खौफ सा होता है, दबाव सा होता है। तो ये है हमारे पास एकोनाइट। अर्जेंटम नाइट्रिकम की एंजाइटी ये बहुत आम है और ये इसमें अक्सर नौजवान आते हैं हमारे पास अर्जेंटम नाइट्रिकम की एंजाइटी में। वो सोचता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं जो काम करूंगा मैं फ़ेल हो जाऊंगा। वो उसको एंजाइटी होती है, एग्ज़ाम अभी आया नहीं होता, पेपर अभी आए नहीं होते हैं और उसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, वो बीमार होना शुरू हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्यों कैसे करूँगा। भूख ख़त्म हो जाती है, खाना पीना छोड़ देता है, रहन सहन छोड़ देता है, उठना बैठना छोड़ देता है, कंपनी में बैठना छोड़ देता है, बिस्तर पकड़ लेता है, बुक खोलना छोड़ देता है कि कहीं मुझसे ये एक लफ्ज़ रह गया तो मेरा क्या होगा और मैं फेल हो जाऊंगा। और मैं और कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर बड़ा बंदा है, मैच्योर है, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, वो सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और ये इतना नर्वस होता है कि ये बहुत जज्बाती तौर पर खिड़की से भी छलांग मार देगा नीचे, खुदकुशी करने की कोशिश करेगा। और अर्जेंटम नाइट्रिकम वाला बंदा इंतज़ार नहीं कर पाता। अगर खिड़की खुली है तो ये नहीं सोचेगा कि ये मैं दरवाजे से निकलूं, वो खिड़की से जंप मारेगा और जाएगा बाहर। और सुई के टिक 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 पे उसकी नज़र होती है, उसकी सेकंड की सुई पे नज़र होती है कि ये टाइम उसका गुजरता नहीं है और इसमें बार बार वो स्वीट्स लेता है। तो ये है हमारे पास अर्जेंटम नाइट्रिकम की एंजाइटी। और इसमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई है, मुझे कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं हो गई है कि जिससे मैं ठीक नहीं होऊंगा। और हमेशा एंजाइटी की वजह से गलती करता है, यानी गलत काम, गलत कदम उठाता है, जाना इधर होता है, उसको पता होता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा होता हूँ, जाना उसको इधर जाना चाहिए और वो इधर चला जाता है। यानी सीधे रास्ते पे जाना चाहिए और सीधे रास्ते पे नहीं जाता, वो उल्टे रास्ते पर चला जाता है, उसको पता होता है कि ये गलत है, लेकिन एंजाइटी की वजह से उसकी सोच इतनी ख़त्म हो जाती है कि वो सीधा रास्ता छोड़ के उल्टे रास्ते पे जाना शुरू कर देता है। आर्सेनिक एल्बम की एंजाइटी, आर्सेनिक एल्बम एंजाइटी के लिए बहुत मशहूर है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमें एंजाइटी में हमने मेडिसिन ली हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा। देखें, हम अगर स्टार्ट के अफरोज़म पढ़ें और हमारी जितनी भी प्रैक्टिस हैं वो मोस्टली वो लोग हमारे पास आते हैं जो दूसरे डॉक्टरों से होके और दूसरे डॉक्टर्स उस पर फेल हो चुके होते हैं। माए नाज अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, नामवर डॉक्टर्स, वो फेल होते हैं, वो फिर हमारे पास आते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हैं चाहे एलोपैथी हैं। मेरे स्टार्ट से प्रैक्टिस ही ऐसी हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि उस पर मैंने काफ़ी वर्क किया है। तो उसमें ये होता है कि हमें हनीमन ये कहता है, होम्योपैथी के रूल्स ये हैं कि जब तक आप ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर नहीं करते आप डिजीज़ को ठीक नहीं कर सकते, और आप डिजीज़ को दूर नहीं करेंगे आप किसी सिम्टम्स को ठीक नहीं कर सकते। आप सिम्टम्स को ठीक नहीं कर सिम्टम्स तक नहीं पहुंच पाते, आप किसी मरीज़ का इलाज नहीं कर सकते। तो ये है कि लोग हमें कहते हैं कि हम आर्सेनिक एल्बम ले लेते हैं लेकिन हम ठीक नहीं होते हैं। लेकिन आर्सेनिक एल्बम का क्रॉनिक क्या है, कितने अरसे से एंजाइटी है, और ये एंजाइटी आपको कैसे हुई थी, किस चीज़ से हुई थी, क्या उसकी वजह क्या थी, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन थी, क्या ड्रग एब्यूज़ थे आप, क्या ट्रॉमा हुआ था आपके साथ, या कोई आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें देखनी होती है, फिर उस हिसाब से उसकी मेडिसिन लगानी होती है, फिर जाके तब आपकी आर्सेनिक एल्बम काम करेगी। आर्सेनिक एल्बम इसमें ज़हनी अजियत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बेचैन होता है, इंतहाई बेचैन। अगर मैं कहूँ कि आर्सेनिक से बड़ी मेडिसिन बेचैनी की और कोई नहीं है तो मैं इस बात पे ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है और वो एक डॉक्टर बेहतर तरीके से जानता है। और वो होम्योपैथिक डॉक्टर अपने रूल्स पे, अपने ऑर्गेनन पे जब वो जाता है तो उसका कोई भी केस रुकता नहीं है। तो इसलिए इसमें ज़हनी अजियत पाया जाता है, इसमें रूहानियत पाई जाती है,
इसमें दूरअंदेशी पाई जाती है, जगह बदलता है, कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है, कभी इधर बैठता है, बदलता रहता है। एक जगह पे उसको सुकून नहीं मिलता, कभी इधर खारिश करेगा, कभी इधर करेगा, इधर बैठेगा, उधर बैठेगा। सर्दी ज़्यादा लगेगी इसको, सर्दी से तकलीफ़ इसको ज़्यादा होगी आर्सेनिक एल्बम में। और इसमें भी खौफ होता है, किस चीज़ का? इसमें भी मौत का खौफ होता है, इसमें भी एंजाइटी उसे शुरू हो जाती है। और इस चीज़ का खौफ होता है कि मुझे कोई अकेला छोड़ देगा, मेरा कोई होगा नहीं। और ये ऐसा सोचता है कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, मेरा कोई है ही नहीं। यानी वो सोचता है कि अपनी बातें किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पाता, और वो सोचता है कि मेरा कोई अपना नहीं है। वो उसने अपना कभी ज़िंदगी में बनाया नहीं होता आर्सेनिक एल्बम ने। उसकी वजह यह है कि वो बहुत बड़ा कंजूस होता है। ये आर्सेनिक के बारे में लिखा हुआ है। तो उसकी वजह यही है कि वो डरता भी इसी चीज़ से है, लेकिन वो वहाँ पे कंजूसी करता है, किसी को अपना बना भी नहीं सकता। तो ये है आर्सेनिक एल्बम की ये एंजाइटी। और ये भी सोचता है आर्सेनिक एल्बम वाला कि मैंने दवाई ली है और मैं ठीक नहीं हो गया हूँ और मैं लाइलाज हूँ। कोई भी दवाई मुझ पे काम नहीं करती, और उसमें हौसला भी कम होता है, कंजूसी भी होता है, हौसला भी कम होता है। और सोचता है कि जो भी मेडिसिन लूँगा तो वो लाइलाज होगी, उसमें मेरी ये मेडिसिन जो है ना, ये मुझ पे काम नहीं करेगी। कार्सिनोसिनम की एंजाइटी। कार्सिनोसिनम एक नसोड है जिसमें सारी दवाइयाँ फेल होती हैं और सब दवाइयों का क्रॉनिक है, तो इसलिए क्रॉनिक कार्सिनोसिनम जो है वो सबसे पहले लगाते हैं। कार्सिनोसिनम की एंजाइटी हमने देखी थी कोरोना के दौर में, कोरोना के टाइम में, कि लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, बहुत ज़्यादा फेयर था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। डिप्रेशन मीन्स के यहाँ पे मैं एंजाइटी को बयान करूँगा, डिप्रेशन को मैं बाद में कार्सिनोसिनम की टच करूँगा इंशाल्लाह। तो बहुत क्या होगा हमारे साथ, कैसे होगा? ये तो लाइलाज बीमारी है, ये कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं कर रहा, ये हाथ धो रहा है बार बार, और ओसीडी की कंडीशन आ गई है, ये कार्सिनोसिनम में आ जाता है। कार्सिनोसिनम देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पहले हमारे पास कार्सिब्रेन नहीं थी, अब कार्सिब्रेन आ गई है। तो कार्सिब्रेन की जगह हम कार्सिनोसिनम इसलिए इस्तेमाल करते थे कि जो हमारे ब्रेन के मेन केमिकल हार्मोन्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसको स्टिमुलेट करते थे। ये कार्सिनोसिनम उसको स्टिमुलेट करता था। तो अब चूंकि हमारे पास कार्सिब्रेन आ गई है, वो बहुत अच्छी तरीके से उसको स्टिमुलेट करती है, तो कार्सिब्रेन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कार्सिनोसिनम, ये जो जितनी मेडिसिन हम बयान कर रहे हैं ये हमारी प्रैक्टिस में है, और इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कोई भी एंजाइटी का कोई भी पेशेंट सेरोटोनिन के बगैर नहीं ठीक होगा, गापा के बगैर नहीं ठीक होगा, डोपामिन के बगैर नहीं ठीक होगा, एड्रेनालिन के बगैर नहीं ठीक होगा, कोर्टिसोन के बगैर नहीं ठीक होगा, कार्सिब्रेन के बगैर नहीं ठीक होगा। इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्सिनोसिनम है। कार्सिनोसिनम की जो एंजाइटी होती है वो ये सोचते हैं कि क्या होगा आगे, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, कैसे होगा। ये उसकी एंजाइटी होती है। और उसको डेथ की एंजाइटी होती है इसमें कि कहीं मुझे डेथ ना आकर हो जाए, मुझे कहीं मौत ना आ जाए, मैं कहीं मर ना जाऊं, इस तरह की उसमें एंजाइटी होती है। और इसमें भी अकेले रहने का होता है कि मुझे कोई अकेले ना छोड़ दें। और इसमें कार्सिनोसिनम में कुछ चीज़ें और भी हैं जो बड़ी इंटरेस्टेड हैं। ओसीडी का तो खैर मैंने जिक्र किया है। इसमें भी आपको म्यूज़िक पाया जाएगा कार्सिनोसिनम में। ये किसी ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन हमने इसको बाकायदा तौर पर इसमें हमने ये अप्लाई की हुई है मेडिसिन कार्सिनोसिनम को, कि जब टेरेंटोला का मरीज़ को पसंद होता है एक म्यूज़िक, लेकिन टेरेंटोला का मरीज़ जो होता है वो चोर होता है, वो चीज़ें चुराता है। अगर बच्चा है तो अपने बहन भाइयों की चीज़ें चुराएगा। कार्सिनोसिनम वाला चोर नहीं होगा, लेकिन इसमें डांस भी इसको पसंद होगा और इसको ट्रैवल भी पसंद होगा। ट्रैवल, डांस, म्यूज़िक, और उसके साथ साथ ये रोएगा भी।
और साथ साथ ये रोता भी है। डांस करेगा साथ रोएगा, म्यूज़िक सुनेगा तो रोना शुरू करेगा, ट्रेवल करेगा, इंजॉय करेगा, साथ रोना शुरू करेगा। इसमें भी फेलियर ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम, जिस तरह हमने पहले एक जिक्र किया है एक मेडिसिन का कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा अर्जेंटम नाइट्रिकम में, अगर उसमें कार्सिनोसिनम एक डोज लगा ले और एक डोज अर्जेंटम नाइट्रिकम लगा ले तो ये फेलियर को हम ठीक कर सकते हैं। और इसमें कार्सिनोसिनम की जो एंजाइटी है, इसमें बंदा बोर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी बोर होता है। यानी इसलिए उसको डांस पसंद है, इसलिए उसको कंपनी पसंद है, इसलिए वो चाहता है कि मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं। और इसमें जो ख़ास एक चीज़ है कि इसमें क्रॉनिकली डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। यानी ये आपको क्रॉनिक मिलेगा कि यानी मुस्तकिल तौर पर ये आपको परेशान मिलेगा, मुस्तकिल तौर पर। यानी पुराना इसमें भी मिलेगा आपको, क्रॉनिक कंडीशन मिलेगी कि ये कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और इसकी जो ज़्यादती होती है, एग्रीवेशन होती है, वो किस चीज़ से होती है? इसकी भी ज़्यादती नेट्रम्योर की तरह काउंसलिंग से होती है। जब आप इसकी काउंसलिंग करते हैं तो फिर इसकी एंजाइटी मज़ीद और बढ़ जाती है। यानी ये किसी किस्म की कोई नहीं मानेगा कि ये इसको कोई फ़ौरन या इसको कोई तसल्ली दें तो ये नहीं मानेगा, इसको कोई बिठा दें, कोई मशवरा दें तो नहीं मानेगा। उससे इसकी जज्बात और ज़्यादा हो जाएंगी, इसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप एंजाइटी के मरीज़ को बिठाएं ना कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये आपकी हालत को ख़राब कर देगा, आपको हार्ट का पेशेंट बना देगा, किडनी का पेशेंट बना देगा, वो बजाय इसके कि आपको वो मशवरा मान ले, वो उस चीज़ की भी एंजाइटी लेना शुरू कर देता है कि ये जो बीमारियां बता रहा है ये वाकई मुझे हो जाएगा। अब वो एंजाइटी अपनी पुरानी जो आपके पास मरीज आए होंगे वो भूल जाएगा। लेकिन आप जो कहेंगे इसको कि इससे ब्रेन ये करता है वो करता है, यानी ब्रेन सेरोटोनिन रिलीज करता है तो वो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स को जो स्टिमुलेट करता है, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे इसकी ब्रेन की बीमारी भी लग जाएगी, तो ये सोचना शुरू कर दे। यानी काउंसलिंग से वो बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ये जितना भी ये फेयर को और आंसू को ये सप्रेस करेगा, इसमें मज़ीद और इसकी परेशानी मज़ीद और बढ़ेगी। डिजिटलस की एंजाइटी, डिजिटलस, इसमें नाउमीदी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसमें खौफ पाया जाता है, इसमें भी फ्यूचर की एंजाइटी पाई जाती है। जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि डिप्रेशन और एंजाइटी को अलग हम करते हैं, तो किस तरह करते हैं? डिप्रेशन सैडनेस है, पुराना गम है, और एंजाइटी फ्यूचर है, आने वाला गम, यानी आने वाले गम को पहले ही वो लेके बैठा होता है। तो इसमें भी फ्यूचर होता है। और रोज़मर्रा के इसमें शॉक्स यानी बहुत जल्दी ले लेता है। और इसका भी जो एंजाइटी होती है ये भी एपिगैस्ट्रियम से स्टार्ट होती है। ये है हमारे पास डिजिटलस। लेकिन जिस तरह अर्सेनिका मैंने बताया था कि उसकी भी एंजाइटी वहाँ से शुरू हो जाती है। मैदे से सोचने की कैफियत जो होती है, एकोनाइड का मैंने कहा था कि एकोनाइड की सोचने की कैफियत जो है वो मैदे को और बढ़ावा देती है, मैदे की वजह से उसकी स्टार्ट हो जाती है, या वहाँ पे उसकी कैफियत होती है। डिजिटलस के भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है और एकोनाइड में फ़र्क है? एकोनाइड में हार्ट बीट फास्ट होती है, और बड़े रेयर केसेस होते हैं कि डिजिटलस के मरीज़ में एंजाइटी होती है और सेम कंडीशन के एपिगैस्ट्रियम से उसकी कंडीशन सिम्टम स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका हार्ट रेट जो है वो स्लो होता है, हार्ट बीट स्लो होती है, हार्ट की कंडीशन ही स्लो होती है, हार्ट की कंडीशन वीक होती है डिजिटलस में। एकोनाइड में हार्ट बीट फास्ट होती है, सेम कंडीशन, यही से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो एकोनाइड जाएगी उस एंजाइटी में, यही से कंडीशन स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे हार्ट बीट स्लो है तो फिर डिजिटलस जाएगी। ये दोनों में डिफरेंट है। और इसमें बहुत ज़्यादा लिथार्जिक होता है डिजिटलस में, इंतहाई लिथार्जिक कंडीशन में होता है, और
जैसे ही एंजाइटी स्टार्ट होती है तो वो डल हो जाएगा, उसकी लेथार्जिक कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। और जब जैसे भी ये फ्यूचर यानी जैसा मैंने कहा कि फ्यूचर की एंजाइटी को ये देखता है, लेकिन ये क्या करेगा, इसकी जो एंजाइटी होगी वो रोने से बेहतर हो जाती है, वो रोने से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। जब ये रोता है नेट्रम्योर की तरह तो इसकी एंजाइटी भी बेहतर हो जाती है। तो इसमें डिजिटलस में एक चीज़ और है, बैठा होता है एंजाइटी में, बेचैन रहता है, एकदम से आह भरेगा, एकदम से उसकी अंदर से एक आवाज़ आएगी जो अनकॉन्शियसली होती है और वो उसको ख़ुद भी नहीं पता चलता। तो ये डिजिटलस की एक मेन निशानी ये भी है। और इसमें भी मौत का खौफ होता है, लेकिन डिजिटलस की एक और चीज़ है कि जब कोई अजनबी होता है साथ, यानी कोई अजनबी आ गया, कोई नए बंदे के साथ मिल रहा है, तो स्टैमरिंग, तोतलापन शुरू हो जाता है उसको। ये एंजाइटी में इतना डीपली चला जाता है कि उसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है और ज़ुबान उसका साथ नहीं देती। और जब जैसे ही यानी मीन्स के आप एग्जामिनेशन हॉल में देखें, जब आपका वाइवा प्रैक्टिकल हो रहा होता है और वाइवा हो रहा होता है, जब आपसे कोई क्वेश्चंस हो रहे होते हैं तो ज़ुबान तोतली होनी शुरू हो जाती है और ज़ुबान काम करना छोड़ देता है और ज़ुबान जो है वो ब्रेन का साथ देना छोड़ देता है, वो एंजाइटी में इतना मुब्तला हो जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है डिजिटलस की। डिजिटलस का जो मरीज़ होता है वो अपने आप को मलामत करता है, अपने ज़मीर को मलामत करता है, हालांकि हुआ कुछ नहीं होता, वो फ्यूचर के बारे में एंजाइटी ले लेता है, लेकिन इतना मलामत करता है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे कुछ आता नहीं है, और सारी सारी रात वो सोचता रहता है। और रात के वक्त इसकी एक्साइटमेंट और तेज़ होती है एंजाइटी की। और लेकिन ये कि इसका जो हार्ट रेट है वो स्लो होता है, ये मेन चीज़ है इसमें। काली आर्स की एंजाइटी, काली आर्स भी बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसको कालियम आर्सेनिकम बोलते हैं, लेकिन ये जो इसकी एंजाइटी होती है वो बहुत ख़ास है। काली आर्स की जो एंजाइटी होती है वो बेड जाने पे, बिस्तर पे जाने पे एंजाइटी उसको स्टार्ट हो जाती है। मेरे पास एक पेशेंट था, मैंने शायद फेयर के लेक्चर में भी इसको बयान किया था कि वो सारा सारा दिन ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी मेरे पास इधर आके बैठ जाता था, फिर रात होगी या फिर पता नहीं क्या होगा और मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ ये होगा। अभी रात आई नहीं है और शाम का वक्त है, जैसे सूरज ढलता है, सूरज गुरूब होता है तो उसकी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो बेड जाने पे उसकी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, मेरे साथ क्या होगा, कहीं मेरी सांस ना निकल जाए, वो कवर नहीं कर सकता ख़ुद को, अपने साथ बच्चे को लिटाता है लाजमी, और जो उनका हस्बैंड वाइफ जो भी है उनसे अलग सोता है, लेकिन अपने साथ बच्चे को बिठाता है और उसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो यानी उसको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक होते हैं, अचानक से अटैक्स आ जाते हैं, जैसे ही शाम होती है उसके पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। ये काली आर्स की बहुत बड़ी निशानी है। और ये काली आर्स की बेड पे जाने की एंजाइटी की एक वजह यानी एक सिम्टम्स इसमें ये है कि वो जैसे ही कंबल, ब्लैंकेट, चादर लेता है तो वो सोचता है कि मेरी जो सांस है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी और मैं सांस नहीं ले पाऊँगा, मेरी सांस रुक जाएगी, मेरी जान चली जाएगी, मौत वाक़ई हो जाएगा, मैं पैरालाइज हो जाऊँगा। तो इस तरह का उसको ये टेंशन होती है कि वो सोचता है कि मुझे सांस नहीं आएगा, मुझे डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और जैसे ही रात होगी वो सोचता है कि रात के वक्त ऑक्सीजन की कमी होती है और मुझे फिर सांस की कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें मेंटल और फिज़िकली रेस्टलेस मिलेगा, बहुत इंतहाई रेस्टलेस मिलेगा। ओवर सेंसिटिव होगा किस चीज़ के लिए? नॉइज़ के लिए। ओवर सेंसिटिव होगा आवाज़ के लिए। जिस तरह मैंने कहा मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे से अलग सोएंगे, किस वजह से? जो खराटे मारता है वो भी उसे बर्दाश्त नहीं होते, काली आर से। साथ बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, मिज़ोफोनिया उसको कहते हैं, और जो बंदा खाना खा रहा होता है चप चप की आवाज़ आ रही होती है तो उसकी भी वो एंजाइटी लेगा, उससे वो खाना खाना नहीं जाएगा, वो चला जाएगा, उठ जाएगा। आधी रात को कोई कॉकरोच अपनी आवाज़ निकालता है और वो शुरू हो जाएगा, ये लेटा होता है तो वो कॉकरोच उसकी आवाज़ जो है ना वो उसको
डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, उसकी एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी और उसकी नींद उड़ जाएगी। घड़ी की टिक टिक है, ये जहन में बैठ जाएं तो फिर भी उसकी एंजाइटी, जो घड़ी की आवाज़ आती है, सुई जैसे ही चेंज होता है, जैसे ही ये सेकंड चेंज हो जाता है तो एक आवाज़ आती है, किसी की रेगुलर होती है, किसी की टक टक की आवाज़ आती है, वो नॉइज़ भी उसको तंग करता है। बाहर गली में कुत्ता भौंकता है, उस कुत्ते की भौंकने की वजह से भी उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है, उसको नींद नहीं आती और उस नॉइज़ के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। यानी इतनी ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी होती है और ये बहुत डरपोक होता है। काली आर्स का जो बंदा होता है बहुत डरपोक हो, जैसे मैंने कहा कि अपने साथ किसी बच्चे को लिटाता है, तो ये अचानक अपनी राय बदलेगा। अब राय क्यों बदलेगा? क्योंकि ये कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज क्यों रहता है? इसकी मेमोरी वीक हुई होती है एंजाइटी की वजह से। एंजाइटी हो गई है, जिस तरह मैंने कहा, ये ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, सेरोटोनिन, गापा, डोपामिन, इस चीज़ को। इसके साथ साथ एंजाइटी आपके मेमोरी को भी वीक कर देती है। जब मेमोरी वीक होती है तो आप कंफ्यूज रहते हैं, और जब आप कंफ्यूज रहते हैं, मेमोरी वीक होती है, आपने कोई भी फैसला किया, कोई भी आपने इरादा किया किसी चीज़ का, तो वो काम आपसे पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी। आपकी मेमोरी इतनी वीक होती है कि आपने क्या इरादा किया हुआ था, क्या आपने सोचा हुआ था, वो आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि मैंने क्या सोचा हुआ था। आपका नई सोच शुरू हो जाएगी, उसी चीज़ पे, पुरानी चीज़ पे नई सोच शुरू होगी। पुरानी चीज़ पे आपने मीन्स के 5-10 दिन पहले एक इरादा कर दिया कि मैं मीन्स के मैं अपना बताऊं कि मैं कहूं कि मैंने लेक्चर देना है। लेक्चर किस चीज़ पे देना है? अब मैंने सोच लिया कि मैंने माइंड पे लेक्चर देना है। अब मैं जैसे लेक्चर देने के लिए बैठ जाता हूं और मेरा इरादा चेंज हो जाता है, मैं किडनी पे लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ। मैं माइंड के बजाय मैं हार्ट पे लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ। मैंने वादा भी किया हुआ है, मैं इस तरह करूँगा भी, लेकिन क्या होगा, मेरी मेमोरी वीक होगी और एंजाइटी की वजह से, जिसकी वजह से मैं वो काम कर नहीं पाऊँगा। अब जाना होगा पेशावर और चला जाएगा कराची, दोस्त से मिलने जाएगा पेशावर, उससे वादा किया होगा, वो एंजाइटी में इतना मुब्तला होता है कि वो भूल जाएगा कि उसने वादा किया, वो कराची वाले दोस्त के पास चला जाता है। यानी इस तरह की एंजाइटी होती है कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। फास्फोरस की एंजाइटी, पस्त हिम्मत, इसमें हिम्मत ही नहीं होती, ये पस्त होता है। ये एक किस्म का मैं कहूँ कि इरादे का पक्का ये भी नहीं होता, और इसमें हिम्मत नहीं होती, इसमें जज्बा नहीं होता, इसमें जुनून नहीं होता। बात करेगा तो ऊंची आवाज़ में करेगा। जिस तरह मैंने कहा है आपको स्टार्ट में ही, मैंने अफरोज़म एक 90 सुना है कि हनीमन कहता है कि आपके पास जब बंदा आता है, आपने जब नोट कर लिए कि क्या क्या आपने मेडिसिन देनी है, क्या आपने ये नोट किया है कि ये बोलता कैसा है, ऊंची आवाज़ में बोलता है, कम आवाज़ में बोलता है, ये फास्फोरस है। आप फास्फोरस को इस्तेमाल ही कैसे करेंगे जब आप उसकी ऊंची आवाज़ की बात को आप इग्नोर करेंगे। नेट्रम्योर और फास्फोरस, इसको जब आप करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे, तो उसकी पहचान यही है कि नेट्रम्योर कम आवाज़ में बोलता है और फास्फोरस ऊंची आवाज़ में बोलता है। इतनी ऊंची आवाज़ कि वो जब मुंह से बात निकालता है ऐसा लगता है कि उसने फायर कर दिया है, इतनी ऊंची आवाज़। बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, बहुत ईजिली परेशान हो जाता है। कोई सड़क क्रॉस कर रहा होगा, उसके लिए भी परेशान होगा। कोई किसी और कंट्री जा रहा होगा, वो उसके लिए भी परेशान हो जाएगा। उसकी एंजाइटी शुरू हो जाएगी कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मुझे तो एंजाइटी हो जाती, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। यानी फ्यूचर की आपकी एंजाइटी यहाँ पे भी आपको मिलेगी कि परेशान हो जाएगा बहुत जल्दी। यानी किसी और के फैसले पे भी ये परेशान हो जाएगा। यानी मीन्स के किसी और के घर मेहमान आए हुए तो यहाँ पे परेशान होकर बैठेगा, या किसी और के घर मेहमान ने आना होता है वो यहाँ पे परेशान होगा कि वो क्या करेगा, वो उसको सर्व कैसे करेगा, उसकी वो खिदमत कैसे करेगा, क्या क्या लेके आएगा, करेगा क्या, वो तो वो थक जाएगा। यानी इस तरह की वो परेशानी लेना शुरू कर देता है। और ये भी ओवर सेंसिटिव होता है नॉइज़ के लिए, और ओवर सेंसिटिव होता है बदबू के लिए, स्मेल के लिए इंतहाई सेंसिटिव होता है। ओवर सेंसिटिव होता है लाइट्स के लिए, रोशनी के लिए।
इंतहाई ओवर सेंसिटिव होता है। और ओवर सेंसिटिव होता है बैड न्यूज़ के लिए। बैड न्यूज़ से इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी शुरू हो जाएगी। टीवी चैनल नहीं लगा सकता फास्फोरस वाला, कि मैं टीवी चैनल लगाऊंगा तो इसमें पता नहीं क्या बुरी खबर आएगी। वो बुरी खबर बर्दाश्त नहीं कर सकता फास्फोरस वाला। वो सोचता है कि मैं अगर लगाऊंगा तो कोई सैलाब वाला कोई ना आ जाए, कोई जलजला वाला ना आ जाए, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, हुकूमत कैसी जा रही है, कोई नुकसान हो रहा है, हुकूमत को लॉस हो रहा है। यानी वो बिला वजह की मामूली सी बात पे भी, जिस तरह मैंने कहा कि ईज़िली परेशान हो जाता है, बहुत ईज़िली परेशान हो जाता है। बैड न्यूज़, वो रिमोट उठाते तो उसकी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि अभी मुझे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सिंपैथेटिक होता है दूसरों के लिए। जिस तरह मैंने कहा कि दूसरों के घरों में भी मेहमान का सोचता है, तो यहाँ पे एंजाइटी शुरू हो जाती है कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा और कितना करेगा, कैसे खर्च करेगा, पैसे होंगे नहीं होंगे। यानी इस तरह की एंजाइटी इसकी होती है, और वो आपको पाई जाती है फास्फोरस में। यानी ओवर सेंसिटिव होगा और दूसरों के लिए परेशान रहता है, सिंपैथेटिक होता है, और उसके लिए दूसरों की हमदर्दी इसमें पाई जाती है। सेल्फिश ये नहीं होता। और इसकी जो एंजाइटी होती है वो जब लेफ़्ट साइड पे लेटता है, लेफ़्ट साइड पे जाता है तो इसकी एंजाइटी बेहतर हो जाती है, और राइट साइड पे लेटता है तो इसकी एंजाइटी जो है वो फिर बढ़ जाती है। यानी रात वाली जो इसकी एंजाइटी है, और इसकी एंजाइटी शुरू हो जाती है। जिस तरह मैंने कहा कि टीवी चैनल नहीं खोल सकता, उसमें देखिएगा कहीं तूफ़ान तो नहीं आया हुआ, कहीं थंडर स्टॉर्म तो नहीं है, तूफ़ान कहीं ज़्यादा ज़ोर और शोर का तो नहीं है, उसमें क्या ख़बर आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सोचता है। और वैसे भी अगर वो सुनता भी है किसी जगह पे भी, या मोबाइल पे, या कोई कहें कि फ़लाँ जगह पे बारिश हो रही है और बारिश इस साइड पे आ रही है, जिस तरह मानसून की बारिशें होती है, एक बाकायदा एक चैनल होता है, एक उसका वो सर्कल होता है, उस सर्कल को पूरा करना होता है। वो यहाँ पे बैठ के भी वो सोच रहा होता है कि ये मानसून की बारिशें शुरू हो गई है, क्या होगा, सैलाब आएगा, कितने लोग मरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस हिसाब से वो थंडर स्टॉर्म यानी तूफ़ान को पहले से ही सोचता है कि मामूली सी बात है भी कि क्या होगा, उस बंदे दूसरों पे क्या गुजरेगा। जिस तरह मैंने कहा कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें हमदर्दी पाई जाती है। और इसमें ये एक एंजाइटी ये भी होती है कि वो ख़ुद का भी कहता है कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा। इस तरह की भी इसमें एंजाइटी होती है। आखिरी मेडिसिन रहेगी ये सुराइनम। सुराइनम की एंजाइटी बहुत आम है, और इसकी एक ख़ास निशानी होती है। जिस तरह मैंने अफ्रोज़म नंबर 90 में मैंने आपको बताया कि मरीज़, वो कहता है कि मरीज़ जब आपके पास आता है, आप नोट लिख लेते हैं, तो उसमें क्या आप जज करते हैं मरीज़ के बारे में, आपने क्या जज किया, क्या आपने देखा है वो हाथ तो नहीं मलता। वो हाथ मलना आपको सुराइना में मिलेगा, हाथ मलना सुराइना में मिलेगा। छोटा बच्चा होता है, वो जब स्टूल पास करता है, स्टूल को उठाता है, वो भी अपने हाथों पे मलना शुरू कर देता है। वो आप सुराइनम देते हैं तो वहाँ पे आपकी सोच किधर चली जाती है, जब आप कहते हैं कि माइंड को हम ख़त्म करें, माइंड की मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सुराइनम की एंजाइटी में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, दूरअंदेश होता है, बहुत ज़्यादा रूहानियत इसमें भी पाई जाती है। रूहानियत वहाँ पे आर्सेनिक में भी पाई जाती है, लेकिन आर्सेनिक में बेचैन रहता है, हाथ नहीं मलता। सुराइनम में हाथ मलता है, ऐसे 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 करता है और सोचता है कि क्या होगा, हाथ मलता है, उंगलियां कड़ाके निकालता है, हाथ मलता है, कपड़ा पकड़ेगा उसको मलेगा, ऐसे करेगा। यानी अजीब सी उसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी एंजाइटी में एक चीज़ और है कि ये जब ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है तो इसकी एंजाइटी बढ़ जाती है कि कहीं मेरी ब्रेक फेल ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊँ, मुझे क्या होगा, वो उसे देखा नहीं जाता। यानी डाउन हिल इसकी जो एंजाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा ये होती है। और इसकी एंजाइटी ये होती है कि मुझे कौन कैसे बचाएगा, मैं कैसे बच पाऊँगा, मैं बच पाऊँगा भी नहीं, ये बच पाऊँगा या मैं बच पाऊँगा नहीं। तो और जिस तरह मैंने कहा कि दूरअंदेश होता है और पेशन गोई करता है,
तो और इसकी एक मेन निशानी है सुराइनम की कि ये बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मेरा बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या करूँगा, मुझे नुकसान ना हो जाए। यानी एंजाइटी जब इसकी शुरू होगी, बिज़नेस के बारे में जो भी सोचेगा कोई फ़ैसला नहीं कर पाएगा। पिछले दिनों मेरे पास एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा एक नौजवान आया था, बड़ी दूर से आया था और इंतहाई पढ़ा लिखा हुआ था, वेल एजुकेटेड पर्सन था, लेकिन वो परेशान था। मेरा क्या होगा? हालांकि किसी अच्छे खासे घराने से, किसी नंबरदार के घराने से उसका ताल्लुक़ था, ठीक ठाक वेल्थी था, तो लेकिन परेशान था कि मेरा क्या होगा, मैं बिज़नेस कैसे कर पाऊँगा, कैसे नहीं कर पाऊँगा। तो हम एंजाइटी को बयान कर रहे थे और माइंड को हम बयान कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि माइंड को हम माइंड ज़रूरी नहीं है, माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई भी इलाज करते हैं, किसी का भी इलाज करते हैं, अगर हम माइंड पे कोई मेडिसिन नहीं देते हैं तो हम किसी का इलाज को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसकी बेमिसाल वजह मैंने आपको बताई है। बेमिसाल मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने एग्जांपल्स रखे हुए हैं कि मेरे पास एक ख़तून आती है, मैंने लाइव वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मेरे पास एक ख़तून आती है, उस पर दौरे पड़ते हैं और एट ए टाइम उसी वक्त हम कहते हैं कि ये मेडिसिन डाल दो और वो ठीक हो जाते हैं। और ये आज से 3-4 साल 5 साल पहले की बात है और वो ख़तून आज भी ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रमोनियम डोज की वजह से। लेकिन इसमें कुछ लोग कहते हैं कि माइंड के पे नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम माइंड पे ना जाएं तो क्या अर्गेनन नंबर 90 क्या वो झूठ है? क्या उस पे हमें नहीं जाना चाहिए? अगर हम माइंड पे नहीं जाते हैं, मजदूर बच्चों का इलाज करते हैं आप, तो आप मुझे बताएं कि आप स्ट्रमोनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप हायोसैमस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप कैमोमेला का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो बच्चा गुस्सा है, वो माइंड है, वो इसके गुस्सा करता है, कैमोमेला का इस्तेमाल करते हैं। बेचैन रहता है, आप टेरेंटोला का इस्तेमाल करते हैं। बेचैन रहता है, आर्सेनिक एल्बम का, एकोनाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं आप? फिर तो आपको वो भी नहीं करनी चाहिए ना। फिर ये मेडिसिन ही आप हटा दें, ये तो है माइंड सिम्टम्स की मेडिसिन। स्ट्रमोनियम है, किस्सा सुनाते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ता था, स्ट्रमोनियम दी, सल्फ़र दी है तो नमाज पढ़नी शुरू की है, चोरी करता था, सल्फ़र दी है तो सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा नमाजी हो गया, स्ट्रमोनियम दे दी है, वो ठीक हो गया। तो ये क्या है? ये भी तो 90 अफरोज़म के उसी का तो ये अमल है सारा। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि माइंड के बारे में कि माइंड ज़रूरी नहीं है? माइंड जितना ज़रूरी है ये 90 अफरोज़म से हमें पता चल गया है कि 90 अफरोज़म में हमें बताता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जब मरीज़ आता है तो उसका किरदार क्या है, उसका करैक्टर क्या है। इसी तरह मेरे पास एक और केस में आप लोगों को सुना दूं कि अगर मैं माइंड पे ना जाता तो वो केस भी मेरे ना ठीक होता। एक डॉक्टर था, उसका भाई आया हुआ था मेरे पास इलाज के लिए। 1-2 दफ़ा मैंने मेडिसिन दी है, HB लेवल ऊपर नहीं जा रहा था। मैंने देखा तो जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन जीन्स के जो उसने फोल्ड की हुई थी नीचे से ऊपर की तरफ। तो मेरी नज़र जब पड़ी है, मैंने कहा आपने ये जीन्स क्यों फोल्ड की है? उसने कहा ये मैंने इसलिए फ़ोल्ड किए कि ताकि ये नापाक ना हो जाएं। मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो नमाज के लिए फिर मुझे नीचे ऊंचा करने पड़ते हैं, तो मैं चलते चलते कोई छींटे ना पड़ जाएं। तो मैंने उसी वक्त उसको स्ट्रमोनियम लगा दी। अल्लाह गवाह है कि 15 डेज़ के बाद उसका HB लेवल ऊपर जाना शुरू हो गया। अगर ये माइंड पे हम ना जाते हैं, मेरे ऐसे बहुत से केसेस थे और ये मुझे किसी ने बताया नहीं था, ये मैं अफरोज़म मैंने पढ़ा है तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमें माइंड के बारे में हमें जानना चाहिए। और हमारे काफ़ी ऐसे केसेस थे जो रुके हुए थे। अगर हम उसको माइंड के मुताबिक थॉट्स पे, करैक्टर पे हम ना जाते हैं तो वो मरीज़ भी हमारे ठीक ना होते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। माइंड पे बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हमारे पास हैं, हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।